हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं फिजिक्स के। हमारा 7 चैप्टर चल रहा है, उसका एक लेक्चर ऑलरेडी खत्म हो गया है। उसमें हमने इसके पहले की सभी थियरी ले ली है। ओके, आज हम रेजोनेंस से शुरू करेंगे और ट्रांसफार्मर तक हम लेंगे, यानी आज हम बाकी की सभी सारी थियरी खत्म करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रेजोनेंस से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, ये जो वीडियो है वो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी बोलना है कि वो भी सब्सक्राइब करें। तीसरी बात, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, वहां से आप ले सकते हो। चौथी बात, अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप ले सकते हो। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना चूकना मत, जरूर जरूर करना। ओके, अच्छा चलो हम शुरू करते हैं। एक्सप्लेन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या है, तो पहले हम उसकी डेफिनेशन लेंगे, उसके बाद उसका एग्जांपल लेंगे, उसके बाद उसकी कंडीशन लेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? phenomena in which frequency of external force and natural frequency of oscillating system becomes equal is called resonance. रेजोनेंस यानी मैक्सिमाइज होना। मैक्स रेजोनेंस मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम होना। अब अभी ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसी घटना जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो, तो उस फेनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। अभी आपको प्रॉपर पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं ये एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको पूरा कंप्लीट अंदाज आ जाएगा। एग्जांपल क्या है? अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग विथ अ लार्ज एम्पलीट्यूड। अगर कोई बच्चा स्विंग कर रहा है, हिचका खा रहा है, तो उसकी एक लिमिट होती है। आप क्या करोगे? मैक्सिमम इसका खाने का ट्राई करोगे, तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि उसके ऊपर जाओगे तो आप गिर जाओगे। तो जो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसकी उसकी एबिलिटी, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। ये स्विंग है, वो क्या है? ऑसिलेटिंग सिस्टम है। उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है कि उसके ऊपर आप जाओगे तो दुडुम आप नीचे गिर जाओगे, बाद में स्विंग नहीं होगा। ओके, तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और आप एफर्ट्स लगा रहे हो, हैं, बॉक्स से धक्का मार के आप क्या कर रहे हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्विंग करने का ट्राई करते हो ना। तो एक टाइम ऐसा होता है कि हमारा मैक्सिमम स्विंग, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑलमोस्ट इक्वल नियर आ जाती है, अदरवाइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। उस टाइम हम मैक्सिमाइज पर चले जाते हैं, वो हमारा जो स्विंग है वो मैक्सिमाइज है। उसी फेनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। अब समझ में आया? जो मैक्सिमम हम स्विंग यानी इसका कहां तक मैक्सिमम जितना खा सकते हैं वहां तक हम ले जाए, तो ये जो स्विंग की फ्रीक्वेंसी है, स्विंग यानी ऑसिलेटिंग सिस्टम, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। बस वो जो मैक्सिमाइज होता है स्विंग, उसको उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो फेनोमेना इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम बिकम इक्वल इज कॉल्ड रेजोनेंस। और एग्जांपल क्या है? अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग विथ लार्ज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जहां तक हम पीछे जितना ऊंचे जाते हैं ना, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, तो लार्ज एम्पलीट्यूड से जब स्विंग करता है तो वो रेजोनेंस कंडीशन में आ जाता है, ऐसा बोलते हैं। कंडीशन क्या है उसके लिए? तो उसके लिए दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो, ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम होती है उसको हम ओमेगा जीरो बोलते हैं। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अदरवाइज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो बोलते हैं। उसके लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है, एक्स इज इक्वल टू एक्सएल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है, जेड इज इक्वल टू आर होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। इफ एक्स इज इक्वल टू एक्सएल
and Z is equal to R, then omega 0 is called resonant frequency. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं. ओके, एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस. उसकी फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी, इसकी फॉर्मूला है ओमेगा एल. ओके, जब Z इज इक्वल टू आर होता है, ओके, एक्चुअली Z की तो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर. लेकिन ये दोनों इक्वल है. देखो मैं लिखता हूं Z इज इक्वल टू फॉर्मूला तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर ये है. लेकिन यहाँ पर एक्सी और एक्सएल इक्वल है. इक्वल है तो सब्ट्रैक्शन 0 होगा तो ये निकल जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो Z इज इक्वल टू आर हो जाएगा कि नहीं. ओके, तो ये कंडीशन होगी तो ये होगी ही होगी. और उस समय जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ओके, अब ओमेगा 0 की फॉर्मूला, ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी फॉर्मूला, तो उसकी फॉर्मूला के लिए हम ये कंडीशन लेंगे, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल. एक्सी यानी 1/ओमेगा 0 सी, एक्सएल यानी ओमेगा 0 एल. ओमेगा 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 0 स्क्वायर और एल नीचे आएगा तो 1/LC. यहाँ से स्क्वायर निकालेंगे तो सामने स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 अंडर रूट LC. देखो आ गया, यहाँ से यहाँ लिखा है मैंने, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC. आगे देखते हैं, थियरी कंटिन्यू है. अब प्रॉपर्टी, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी क्या है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा 0 होता है तब एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट यानी IM बिकम्स मैक्सिमम, ये मैक्सिमाइज हो जाता है. एंड इट इज, वो कितना होता है, तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू V मैक्सिमम अपॉन R जितना हो जाता है. वो मैक्सिमम होके कितना हो जाता है, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इतना हो जाता है, I मैक्सिमम इज इक्वल टू V मैक्सिमम R हो जाता है. उसका यूज क्या है, इन अ ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ अ रेडियो और टीवी सेट. रेडियो और टीवी सेट में जो ट्यूनिंग का मैकेनिज्म होता है उसमें ये यूज होता है, ट्यूनिंग सेट करने के लिए, प्रॉपर चैनल करना चलाने के लिए. कंक्लूजन क्या है, इफ बोथ L एंड C, यहाँ L और C दोनों का यूज है ना, देखो यहाँ L और C दोनों होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, तो दोनों होने चाहिए एक साथ, कोई एक होगा तो नहीं चलेगा, दोनों साथ में होना चाहिए. इफ बोथ L एंड C आर प्रेजेंट इन द सर्किट, L और C दोनों एक साथ में प्रेजेंट होने चाहिए, देन ओनली रेजोनेंस फेनोमेना इज एग्जिबिटेड, तो ही उसका एग्जिस्टेंस होगा. ओके, L और C दोनों होने चाहिए, कोई एक होगा तो वो रेजोनेंस कंडीशन नहीं आएगी. देखो उसका मीनिंग यही हुआ, दिस मीन्स दैट वी कैन नॉट गेट रेजोनेंस इन अ RL और RC सर्किट. देखो RL सर्किट में L है लेकिन C नहीं है, RC सर्किट में C है लेकिन L नहीं है, तो ये कोई एक होगा L और C में से तो रेजोनेंस हमें नहीं मिलेगा. ओके, उसके बाद अब देखो ये IMP थियरी है, ये मेरी तरफ से आपको IMP लिख देना है, वेरी वेरी मोस्ट IMP, ये मोस्ट IMP थियरी है, ये आपको मेरी तरफ से तैयार रखना है. ओके, तो एक्सप्लेन पावर एंड पावर फैक्टर इन अ AC सर्किट. आपको AC सर्किट में पावर और पावर फैक्टर दोनों को एक्सप्लेन करना है. पावर की फॉर्मूला निकालेंगे पहले, तो पहले ये पावर की फॉर्मूला ले लो, P इज इक्वल टू IV, ये कॉमन पावर की फॉर्मूला है, हम ये वाली लाएंगे, P इज इक्वल टू VI cos phi. इसमें जो cos phi है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं. देखते हैं आगे, पहले तो P इज इक्वल टू IV. I की फॉर्मूला लिखो, वो मैंने याद रखवाई है फॉर्मूला वाला, इसके आगे वाला वीडियो देखना, उसमें फॉर्मूला वाला एक पूरा पेज मैंने भर के आपको एक्सप्लेन किया है. I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और V की फॉर्मूला है V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी. ये दोनों फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है. अब ये I मैक्सिमम और V मैक्सिमम को मैंने आगे लिख दिया और ये साइन वाला पीछे लिखा. बाद में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 लिखना है तो लिख सकते हो.
अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 लिखना है तो लिख सकते हो। तो ये 2 है, 2 यानी √2 इंटू √2, 2 बार √2 यानी √2, √2 इंटू √2 यानी √2 का स्क्वायर यानी 2 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 यानी √2 इंटू √2, एक √2 आई मैक्सिमम के नीचे, एक √2 वी मैक्सिमम के नीचे। अब ये फॉर्मूला है 2SS, एस यानी साइन, सी यानी कॉस, 2SS। यहाँ देखो ऐसे याद रखते हैं, 2SS तो माइनस सी प्लस सी, सी यानी कॉस, माइनस कॉस प्लस कॉस, देखो यहाँ माइनस कॉस प्लस कॉस, एक बार दोनों थीटा है, ये दोनों के थीटा है उसका एडिशन लेना है, एक बार ये दोनों थीटा का सब्ट्रैक्शन लेना है। देखो ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, एक बार इसमें ओमेगा टी ऐड करना है, इसमें एक बार ओमेगा टी यहां से माइनस करना है। 2SS, 2 साइन साइन यानी माइनस कॉस प्लस कॉस, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ प्लस माइनस है, देखो माइनस कॉस प्लस कॉस, एक बार दोनों थीटा का एडिशन करना है, एक बार दोनों थीटा का सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो यहाँ क्या होता है कि ओमेगा टी ये दोनों कैंसल हो गए, अलग कलर से करो तो दिखाई देगा आपको प्रॉपरली कैंसल, ये और ये कैंसल हो गया। ओके, तो ये आई मैक्सिमम बाय √2 यानी आई फॉर्मूला है, आगे मैंने लिखवाई है, वी मैक्सिमम बाय √2 यानी वी। अब देखो यहाँ क्या बचा, cos5, प्लस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, cos5 पहले लिखा, माइनस कॉस ओमेगा टी 2 टाइम है, 2 टाइम ओमेगा टी प्लस 5, ये प्लस वाला टर्म मैंने पहले लिखा है। ओके, अब ये जो सेकंड टर्म है उसमें टाइम है, जब भी टाइम हो कॉस साइन किसी भी फंक्शन में टाइम हो थीटा में तो उसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। देखो वही लिखा है, सेकंड टर्म, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, सेकंड टर्म इज टाइम डिपेंडेंट, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, सो इट्स एवरेज इज 0, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 ले लेनी है, तो ये बचा वी आई कॉस फाइव। देखो तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, वेयर कॉस फाइव इज अ पावर फैक्टर, इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। अभी हम यहाँ v की वैल्यू रख सकते हैं, अभी इसमें ये वी आई कॉस फाइव है, यहाँ v की फॉर्मूला आई जेड है, देखो मैंने पीछे लिखी है। अब उसमें v की फॉर्मूला आई जेड, तो v की जगह आई जेड रखू, देखो यहाँ v की जगह में आई जेड रखू तो आई स्क्वायर आई जेड लिखूंगा तो आई स्क्वायर जेड होगा ना, लिख के बताऊं, v की जगह में आई जेड लिखू और ये तो आई है, तो आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव होगा ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, तो ये आई स्क्वायर जेड देखो पीछे, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसको हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको हमें सब्जेक्ट करना है, कॉस फाइव की फॉर्मूला पावर फैक्टर को सब्जेक्ट करो, कॉस फाइव को सब्जेक्ट करो, आई स्क्वायर जेड नीचे डिवाइड हो गया, P के नीचे आई स्क्वायर जेड, अब P की वैल्यू पावर की फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। आप बोलोगे सर अभी तो पावर की फॉर्मूला आपने ये ली थी P इज इक्वल टू आई वी, ये भी है, कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है वो आपको पता होना चाहिए, ये भी पावर की फॉर्मूला है आई वी, और यहाँ पावर की फॉर्मूला रखते हैं हम आई स्क्वायर आर, ऊपर नीचे आई स्क्वायर कैंसल तो आर अपॉन जेड, तो कॉस फाइव यानी आर अपॉन जेड, यानी रेजिस्टेंस और इंपीडेंस दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ये उसकी डेफिनेशन हो गई, देखो वही लिखा है डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस, resistance the ratio of resistance and impedance is called power factor. There are 4 cases for it. इसके लिए cos phi के लिए कितने केसेस है, 4 केसेस है। पहला केस फॉर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ओके, किसके लिए, रेजिस्टिव सर्किट, फॉर रेजिस्टिव सर्किट फाइव 0 होगा, अब फाइव 0 होगा तो कॉस फाइव की वैल्यू, फाइव की जगह 0 रखो, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कॉस फाइव की जगह यहाँ 1 रख लो,
तो पावर पावर लॉस कितना होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड, वो मैक्सिमम होगा। देखो देयर इज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड। यहाँ कॉस फाई की वैल्यू 1 हो गई, यानी जब भी फाई 0 होगा तो मैक्सिमम पावर लॉस होगा, डिसिपेशन यानी पावर लॉस, ओके, वेस्ट होना उसका। फाई 0 होगा तो पावर हमें आई स्क्वायर जेड मिलेगा मैक्सिमम, ओके। दूसरा केस, एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, तब भी हमारा फाई क्या होगा, 0। फाई 0 होगा तो कॉस फाई, ऐसा ही लिखना है सेम टू सेम, लेकिन रेजोनेंस है ना, तो जेड इज इक्वल टू आर होता है। जेड इज इक्वल टू आर, देखो कंडीशन हमने ली थी, हमने कंडीशन ली थी, जेड इज इक्वल टू आर होता है रेजोनेंस। देखो जेड इज इक्वल टू आर, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर। देखो तो यहां हुआ P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड, इसके माफिक, लेकिन यहाँ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है तो जेड इज इक्वल टू आर होगा, तो आई स्क्वायर आर, तो दोनों सेम ही लिखना है। तो फॉर रेजिस्टिव सर्किट और फॉर रेजोनेंस सर्किट, ओके, दोनों में फाई इक्वल टू 0 होता है और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है, और वो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड यानी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग होता है। तीसरा केस लेते हैं, देखो केस 3, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। किसके लिए लेना है हमें, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, या तो इंडक्टर होना चाहिए या तो कैपेसिटर होना चाहिए सर्किट में, तब फाई 0 नहीं होता है। अब देखो फाई 0 था तो P 0 नहीं था, अब देखो यहाँ फाई 0 था तो P 0 नहीं था, देखो अब फाई 0 नहीं है तो P 0 होगा। देखो फाई 0 नहीं है तो P 0 होगा, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए फाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाती है, तो हमारी फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड कॉस फाई, फाई यानी पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ 0 लिखी, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो जब फाई 0 था तो पावर 0 नहीं था, मैक्सिमम था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड। जब फाई 0 नहीं है तो पावर 0 होता है। वैसे ही इसमें फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, तो एलसीआर सीरीज सर्किट में भी हमें वही लिखना है, फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट में, इसमें भी फाई 0 नहीं है। कितना होता है यहाँ फाई, फाई की फॉर्मूला ये है tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, इन शॉर्ट 0 नहीं होता है। अब जब भी 0 नहीं होता है तो पावर क्या होता है, 0, तो देयर इज नो पावर डिसिपेशन, दैट मींस पावर 0। आपको यही याद रखना है, फाई 0 नहीं है तो पावर 0 है, फाई 0 है तो पावर 0 नहीं है, यानी आपको ऐसा याद रखना है, फाई 0 यानी मिनिमम है तो ये मैक्सिमम है, और ये 0 नहीं है यानी उसके मैक्सिमम पर है, तो ये मिनिमम पावर लॉस, पावर डिसिपेशन मिनिमम होगा 0, ऑलमोस्ट 0, ओके। तो पहला दो केस है, देखो सर ने कैसे अरेंज किया है, पहले दो केस में फाई 0 है और दूसरे दो केस में फाई 0 नहीं है, तो आपको इजी हो गया। फाई 0 है तो P 0 नहीं है, फाई 0 है तो P 0 नहीं है, और फाई 0 नहीं है तो P 0 है, ओके। तो सिंपल है, ओके। उसके बाद व्हाट इज ट्रांसफार्मर, गिव इट्स टाइप्स, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो उसकी डेफिनेशन, तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, वो एक डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, जो वोल्टेज को या तो ज्यादा कर सकता है या उसको कम कर सकता है, ओके। तो उसके दो टाइप्स है, सेटअप, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं। अगर वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अगर वो वोल्टेज को डाउन करता है तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो वो दो डेफिनेशन है, इफ डिवाइस कैन इंक्रीज द एसी वोल्टेज then it is step up transformer, if the device can decrease the AC voltage then it is
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसका प्रिंसिपल, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ट्रांसफार्मर? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो किसके ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये अब उसका क्या बचा? प्रिंसिपल आ गया। अब कंस्ट्रक्शन, तो अब उसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पहले तो ये दो फिगर ड्रॉ करनी है। दो फिगर में क्या है, एक में ये पहली वाली जो कॉइल होती है वो प्राइमरी कॉइल, दूसरी वाली होती है सेकेंडरी कॉइल। यहाँ दोनों कॉइल एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग की है और यहाँ पर सेपरेटली है कि इस तरफ प्राइमरी कॉइल वाइंड की है, इस तरफ सेकेंडरी कॉइल वाइंड की है। तो यहाँ सेपरेटली वाइंडिंग है, यहाँ एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग है। ओके, और ये जो है ब्लू कलर का वो सॉफ्ट आयरन कोर है, आयरन से बना हुआ उसका भाग है। तो टू अरेंजमेंट्स फॉर वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इन अ ट्रांसफार्मर। यहाँ पर अरेंजमेंट कैसी होती है? टू टाइप्स की अरेंजमेंट होती है। किसकी वाइंडिंग? किसकी वाइंडिंग? प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की जो वाइंडिंग होती है उसकी अरेंजमेंट कितनी टाइप की होती है? टू टाइप की होती है। पहली पहली यानी एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग होती है, टू कॉइल्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। और दूसरे में सेपरेटली, टू कॉइल्स ऑन सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर, अपनी अपनी वाइंडिंग होती है। ओके, अब देखो ट्रांसफार्मर और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल्स। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? दो टू सेट्स ऑफ कॉइल्स, कॉइल के टू सेट होते हैं। एक कॉइल को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे कॉइल को सेकेंडरी। वन ऑफ द कॉइल्स कॉइल कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, इट हैज, उसके जो टर्न्स होते हैं वो एनपी से इंडिकेट, प्राइमरी यानी पी, एनपी नंबर ऑफ टर्न पी। और द अदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, इट हैज एनएस टर्न्स, उसके जो टर्न्स है उसको हम एनएस, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स। ऑफन, जनरली, प्राइमरी कॉइल इज द इनपुट कॉइल। ये शुरुआत में होती है तो उसको इनपुट बोलते हैं, ये लास्ट में होती है तो उसको आउटपुट बोलते हैं। तो जनरली प्राइमरी कॉइल इज इनपुट कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज द आउटपुट कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर में ये आगे होती है वाइंडिंग, ये पीछे होती है वाइंडिंग। ओके, ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद थियरी देखते हैं। राइट द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रोसीजर क्या है? तो पहले तो आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको अप्लाई करना है ट्रांसफार्मर को। व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ प्राइमरी कॉइल, जब आप प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज अप्लाई करते हो, ऑल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग नहीं लिखना है तो एसी वोल्टेज आप अप्लाई करते हो, द रिजल्टिंग करंट, तो उससे करंट क्रिएट होता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आप एसी वोल्टेज सप्लाई करते हो किसको? प्राइमरी कॉइल को, तो उसमें करंट क्रिएट होता है और वो इस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। और वो फ्लक्स किसके साथ लिंक होता है? सेकेंडरी कॉइल के साथ। और इसके कारण उसमें क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। फिर से समझाता हूं, आपको प्राइमरी कॉइल के साथ एसी वोल्टेज अप्लाई करना है, उससे करंट क्रिएट होगा। करंट क्या करेगा? ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा। वो जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ ज्वाइन होगा और उसके कारण उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फिर से याद रखना है, प्राइमरी कॉइल को आपको क्या करना है? एसी वोल्टेज अप्लाई करना है, उससे उसमें करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट के कारण ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। ये जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ कनेक्ट होगा और उसके कारण उसमें इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। देखो, पहले आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड करना है प्राइमरी को, उसके कारण जो करंट क्रिएट होगा वो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा। ये जो फ्लक्स है
वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होगा और उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, और ये अब जो ये प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, वाइंडिंग कितनी बार किया गया है सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में कितनी बार नंबर ऑफ टर्न्स का वाइंडिंग किया है, उसके ऊपर ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो क्या होगा, एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ये भी आपको ध्यान रखना है, आइडियल ट्रांसफार्मर होता है तो प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, निग्लिजिबल यानी एकदम लेस प्रोपोर्शन में होता है। सो क्या होता है, तो टोटल जो फ्लक्स होता है वो सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ लिंक होता है। अब देखो आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के साथ रेजिस्टेंस बहुत लेस होता है, उसके कारण जो फ्लक्स होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ लिंक होता है। ओके, अब इसके कारण क्या होता है, दोनों के साथ फ्लक्स ज्वाइन हुआ तो दोनों में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो दोनों का ईएमएफ लिखते हैं। इंड्यूस ईएमएफ फॉर प्राइमरी में ये इंड्यूस ईएमएफ की ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे का लॉ हम पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू माइनस एन डिफाइड बाई dt वही, लेकिन ये प्राइमरी के लिए है तो यहाँ पी लिखा है, EP इज इक्वल टू माइनस एन पी डिफाइड बाई dt। वैसे ही सेकेंडरी के लिए ऐसा ही लिखना है, लेकिन यहाँ P की जगह S लिखना है, उसको नंबर 2 दे देंगे। देखो सिमिलरली फॉर सेकेंडरी कॉइल ES इज इक्वल टू माइनस NS डिफाइड बाई dt, इसको इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन में EP और ES की जगह, EP की जगह VP और ES की जगह VS, EMF की जगह हम वोल्टेज ले लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन में देखो EP की जगह VP लिख दिया और ES की जगह VS, देखो वही की वही फॉर्मूला लिखी है, पिछली वाली जो फॉर्मूला थी पीछे EP की जगह VP इज इक्वल टू माइनस NP डिफाइड बाई dt, देखो लिखा है VP इज इक्वल टू माइनस NP डिफाइड बाई dt, और यहाँ VS इज इक्वल टू माइनस NS डिफाइड बाई dt, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब 4 डिवाइड बाई 3 करो, देखो ये डिवाइड बाई ये VS अपॉन VP, अब डिवीजन लेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, डिफाइड बाई dt कैंसल, तो NS अपॉन NP हो गया। देखो तो ओके, ये दोनों कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये जो रिलेशन है, द अबाउ रिलेशन हैज बीन ऑब्टेन यूजिंग 3 एजम्पशन, ये हमने ये 3 एजम्पशन के कारण हम ये इसको सच मान रहे हैं। कौन कौन सी 3 है, तो प्राइमरी में रेजिस्टेंस और करंट दोनों स्मॉल होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में करंट स्मॉल होता है, और तीसरी दोनों में सेम फ्लक्स लिंक होते हैं, सेम फ्लक्स लिंक विद द बोथ कॉइल्स एज वेरी लिटिल फ्लक्स एस्केप फ्रॉम द कोर। क्यों ऐसा होता है कि कोर में से बहुत छोटा सा पोर्शन फ्लक्स का एस्केप हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसके कारण दोनों के फ्लक्स कैसे हो जाते हैं, सेम। जनरली क्या होता है, सेकेंडरी का ज्यादा होता है, लेकिन सेकेंडरी में से थोड़ा सा फ्लक्स निकल जाता है, तो दोनों क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, सेम फ्लक्स सेम फ्लक्स है, सेम फ्लक्स कंबाइन होते हैं। ओके, यहाँ प्राइमरी कॉइल की बात की, यहाँ सेकेंडरी कॉइल की बात की, और यहाँ दोनों कॉइल की बात की। ओके, सेम फ्लक्स होता है। ये वर्किंग, ये थियरी भी आईएमपी है, ये मैं आईएमपी लिख देता हूं, देखो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है, आईएमपी थियरी। ओके, अब उसके बाद वाली थियरी लेते हैं हम, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ पावर का इक्वेशन यूज करके किसके लिए, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए पावर का इक्वेशन यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव करो, प्रूव IP अपॉन IS इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। अभी ये फॉर्मूला तो हमने डिराइव की अभी इसके अगले थियरी में, देखो ये VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, SP सरदार पटेल, ऐसे हम याद रख सकते हैं। देखो यहाँ
एसपी, लेकिन यहाँ पीएस होता है, इसको भी याद रखते हैं आईपीएस, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये तो हमें पता है, तो ये लिख देना है, वी नो दैट वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एनपी, ये दो तो हमें पता है ऑलरेडी। अब ये कैसे लाना है, तो इसके लिए फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हमको बोला गया है कि इसके लिए हमको ये प्रूव करना है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का रूल होता है कि जितना इनपुट पावर होता है उतना ही आउटपुट पावर होता है। इनपुट पावर की फॉर्मूला आईपीवीपी है, प्राइमरी कॉइल का पावर आईवी, पी इज इक्वल टू आईवी। यहाँ आउटपुट पावर का आईएसवीएस। पावर की फॉर्मूला क्या है, पावर की फॉर्मूला P इज इक्वल टू आईवी है, लेकिन ये प्राइमरी कॉइल के लिए है तो आईपीवीपी, ये सेकेंडरी के लिए तो आईएसवीएस। अब मैं क्या करता हूँ, वीएस के नीचे वीपी चाहिए, तो वीएस के नीचे वीपी ले लिया, आईएस को इधर ला दिया इसके नीचे, तो इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब दोनों इक्वेशन देखो, ये वीएस इज इक्वल टू वीपी ये भी है, और वीएस इज इक्वल वीएस अपॉन वीपी इक्वल टू ये भी है, वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू ये भी है। तो वीएस अपॉन वीपी और ये दो, तो ये तीनों इक्वल हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, वीएस अपॉन वीपी की वैल्यू ये भी है, वीएस अपॉन वीपी की वैल्यू ये भी है, तो तीनों इक्वल हो गए तभी तो ऐसा होगा, तीनों इक्वल होंगे तभी ऐसा होगा। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन पर से देखो, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट दैट मीन दिस विल बी प्रूव हो गया। ओके, और अब इस चैप्टर की लास्ट थियरी। ओके, ड्यू टू विच रीजन्स द एनर्जी लॉसेस इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में किसके कारण एनर्जी लॉस होती है वो बताओ, एंड गिव इट सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन भी बताओ। देखो, 4 तरह से एनर्जी लॉस होती है। पहली है फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स का लीकेज होता है तो एनर्जी लॉस होता है, लेकिन फ्लक्स का लीकेज क्यों होता है, ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ कोर, कोर की डिजाइन में ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज एयर गैप इन द कोर में एयर गैप रह जाती है, तो ये लीकेज होता है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इट कैन बी रिड्यूस बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ओवर द अदर। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों को एक दूसरे को ऊपर वाइंडिंग करेंगे, तो ये जो पुअर डिजाइन ऑफ कोर और अदरवाइज एयर गैप्स ऑफ कोर, उसकी जो डिफेक्ट के कारण जो ये जो फ्लक्स लीकेज होता था वो कम हो जाएगा। सिंपल, क्यों होता है, क्योंकि उसका कोर का जो डिजाइन है पुअर डिजाइन है, तो ऐसा होगा। पुअर यानी एकदम बैड डिजाइन, खराब डिजाइन है, प्रॉपरली नहीं है, होने चाहिए ऐसी डिजाइन नहीं है, तो अदरवाइज उसमें एयर गैप रह जाती है, तो ये लीकेज होता है। उसको कम करने के लिए हमें प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग करनी होती है। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, हम जिस वायर से वाइंडिंग करते हैं उसमें प्रॉब्लम हो तो भी ऐसा हो सकता है, एनर्जी लॉस होती है। कैसे, द वायर यूज फॉर द वाइंडिंग्स हैज सम रेजिस्टेंस, हम जिस वायर को वाइंडिंग करते हैं उसको भी अपना खुद का सम रेजिस्टेंस होता है, एंड सो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीट प्रोड्यूस, और उसके कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट प्रोड्यूस किससे होती है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका ही ये हीट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारी एनर्जी तो लॉस्ट हो गई। तो ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द वायर अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर, ये जूल हीट हम पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, आई स्क्वायर आर अदरवाइज आई स्क्वायर आर टी, ओके, वो भी लिख सकते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि वाइंडिंग वाला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है, उसके कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होता है और हीट के कारण एनर्जी लॉस होती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन हाई करंट एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग में करंट हाई होना चाहिए, उसका वोल्टेज कम होना चाहिए, दीज आर मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर। ऐसा कब होगा कि जब करंट हाई होगा और वोल्टेज लो होगा, ऐसा वायर चाहिए। तो ऐसा वायर कैसे मिलेगा, जब आप थिक वायर यूज करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्या, करंट हाई होना चाहिए, वोल्टेज लो होना चाहिए, ये है। तो ये कब होगा, जब वाइंडिंग में आप थिक वायर यूज करोगे, तो वो मिनिमाइज हो जाएगा लीकेज।
तीसरा एडी करंट। एडी करंट यानी ये जो करंट है एडी करंट, वो हमें जरूरत नहीं है। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसा है, हमें जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी होता ही है। ऐसे भी ये एडी करंट है जो वेस्ट करंट है, ओके, हमारे उपयोग में नहीं आता है वो करंट। तो एडी करंट, द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट। जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो बार बार फ्लक्स चेंज होता रहता है, उसके कारण एडी करंट प्रोड्यूस होता है। कहां पर? इन द आयन कोर एंड कॉजेस हीटिंग, और उसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। हीट के कारण एनर्जी क्या होती है, एंड जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होती है, तो वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या करना है? द इफेक्ट इज रिड्यूस बाय अ लैमिनेटेड कोर। कोर को आपको क्या करना है? लैमिनेशन करना है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाना है, ओके। तो ये एडी करंट रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्रीसिस। ये हिस्ट्रीसिस क्या है? वो एक स्ट्रक्चर है, जो उसका कोर होता है, उसका जो प्रॉपर डिजाइन होता है, ओके, उसमें जो खामी होती है उसको हिस्ट्रीसिस बोलते हैं। तो वो खामी नहीं हो, डिजाइन में खामी होना, वो हिस्ट्रीसिस है। ये क्यों होता है? द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण जो कोर का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो रैपिडली क्या होता है, चेंज होता रहता है। उसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ओके, और उसके कारण एनर्जी लॉस्ट होती है। तो यहाँ पर भी हीट ही है। तो मेन बॉस तो विलन कौन है यहाँ पर? हीट है। तीसरे लास्ट तीनों रीजन में यही आया है कि हीट के कारण एनर्जी लॉस होता है। लेकिन अगर इसके कारण, हिस्ट्रीसिस के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल। आपको क्या करना है? मैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है, लेकिन कैसा? विच हैज लो 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 हिस्ट्रीसिस लॉस। वो ऐसा होना चाहिए, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें लो हिस्ट्रीसिस लॉस होनी चाहिए। लो मैंने 2 बार लिख दिया है, ओके, तो एक बार मैं कैंसिल कर देता हूं, तो गैप बढ़ गई, तो आप कर लेते हैं। चलो, लो हिस्ट्रीसिस लॉस, आपको ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है कि जिसमें हिस्ट्रीसिस लॉस कम होती है, उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी कम हो। ऐसा आपको मैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है। तो उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है आपको, ओके ओके। और इसमें मेन तो क्या है? हीट। हीट के कारण ही, मेन तो हीट ही है। इसमें भी क्या होता है? मेन तो हीट ही है ना, ओके। हीटिंग, कॉजेस हीटिंग, मेन तो हीटिंग ही है। हीटिंग के कारण ही लीकेज होता है। और यहाँ क्या करना है? लैमिनेट करना है उसको, ओके। इसमें क्या करना है? थिक वायर यूज करना है, थिक वायर यूज करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, इसी कारण इसमें भी क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, इसी कारण। तो यहाँ पर पुअर डिजाइन, किसके कारण ऐसा होता है? पुअर डिजाइन और एयर गैप, इसके कारण। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ओवर द अदर। हमें कॉइल्स क्या करना है? कॉइल्स को ओवर द अदर हमें बाइंडिंग करना है, ओके। तो ये सब हमारी यहाँ पर ये पूरी चैप्टर की थियरी कंप्लीट हुई, ओके। तो नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में हम सम्स करेंगे, ओके। तो पहले मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना भूलना मत, ओके, जरूर करना। दूसरी बात, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, ओके। तीसरी बात, अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो आप अपना सब्सक्राइब करो। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो, ओके। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा बाय, सी यू।